हालांकि इबोला वायरस अफ्रीका में समस्या है, लेकिन ये कई हजार मील दूर लगता है। इबोला और खसरा, सार्स व हंटा वायरस जैसे अन्य वायरसों का प्रकोप हमारे दरवाजे पर हो सकता है, खासकर जब फीफा वर्ल्ड कप में लाखों प्रशंसक बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भीड़ लगा रहे हैं। अब हमारे साथ डायटिक इंटरनेशनल के संस्थापक और सीईओ मार्क एम फर्ब न्यूयॉर्क सिटी से जुड़े हैं। आपको शुभ संध्या और आपके यहाँ शुभ दोपहर। ठीक है, शुभ संध्या। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो डायगोनिक एक वैश्विक बायोटेक कंपनी है जो नास्डैक पर सूचीबद्ध है और कई वर्षों से वायरस और बीमारियों से संबंधित काम कर रही है। इबोला के बारे में बताइए, ये दुनिया भर में चर्चा में है, ये कितनी घातक है? देखिए, डब्ल्यूएचओ और अन्य एजेंसियों के अनुसार इसकी मृत्यु दर 30% से 50% के बीच है। कुछ लोग इसे 90% तक भी बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये लगभग 30 से 50% तक घातक है। तो आप एक ऐसे बड़े घातक वायरस की बात कर रहे हैं जो अफ्रीका में फैल रहा है, और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो वहीं रहे और दुनिया के अन्य देशों में ना फैले। अब जैसा कि हम वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, ये वाकई बहुत बहुत रोमांचक है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं, जैसा कि मैंने कहा, जो हमें कोविड के दौरान अपनानी पड़ी थी। 10 अफ्रीकी टीमें भाग ले रही हैं और अफ्रीका से दसियों हजार प्रशंसक आ रहे हैं। तो आप जानते हैं हम आगमन पर इसकी जांच के लिए क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति संभवतः वायरस लिए हुए हो और उसमें अभी लक्षण ना हो, तो क्या ये फायदेमंद है? मुझे लगता है सरकारों ने इसे रोकने के लिए सही कदम उठाए हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन या उससे ज्यादा है, तो आप जानते हैं, अगर अगर मान लीजिए कोई अफ्रीकी देश या अन्य जगह से आया आगंतुक जो वायरस के संपर्क में है, इसे फैलाना शुरू कर सकता है। आप जानते हैं, यहाँ अमेरिका में या मेक्सिको में या कनाडा में जहाँ बड़े खेल आयोजन चल रहे हों, वहाँ और भी प्रकोप हो सकते हैं। यह कहीं भी हो सकता है, जैसे आसमान में उड़ते किसी हवाई जहाज पर। तो ये वाकई एक संभावित खतरा है। असल कहानी इबोला नहीं बल्कि हमारी तैयारी की कमी है। हमने कोविड-19 से अपना सबक नहीं सीखा और हम इस पर बात कर सकते हैं और मैं समझा सकता हूं क्यों। हाँ, मेरा मतलब है आपने एक दिलचस्प बात कही कि हम सब कोविड को लेकर बहुत डरे हुए थे, लेकिन उसकी मृत्यु दर केवल लगभग 1% थी। तो हमने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा? क्या लोग इसे भूल गए हैं, जबकि उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए था कि हम फिर किसी प्रकोप का सामना कर सकते हैं, भले ही वो इबोला ना हो जो हवा से नहीं फैलता। हमारे पास खसरा और दूसरी बीमारियां हैं, सबको लगा था कि खसरा खत्म हो गया है। बर्ड फ्लू भी याद रखें, जिसकी मृत्यु दर करीब 30% है और ये मवेशियों, पक्षियों व अन्य जानवरों में फैल रहा है। मुझे लगता है हमने बहुत सीखा है। हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं वो अलग बात है। तो मुझे लगता है, आप जानते हैं, हमने वैक्सीन के क्षेत्र में तैयार रहने के मामले में वाकई अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि अब हम पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से अरबों डोज़ वैक्सीन बना सकते हैं और उन्हें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब कोई प्रकोप आता है तो वैक्सीन बहुत देर से आती है, क्योंकि तब तक आप पहले ही बीमारी से संक्रमित हो चुके होते हैं। अगर याद हो, कोविड की शुरुआत में मरीज वेंटिलेटर पर थे। आपको असली ज़रूरत मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या इलाज की है, जो पहली रक्षा पंक्ति हैं। और सच कहूं तो हाँ, हाँ, और यहीं पर डायटेक काम आता है। मेरा मतलब है आप फिर से इस तकनीक के क्षेत्र में इतने समय से सबसे आगे रहे हैं। समझाइए कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये बहुत वैज्ञानिक है, लेकिन साथ ही ये जैविक भी है और आप इन चीजों पर दोनों तरफ से हमला कर रहे हैं। एक तो रोकथाम के नजरिए से और दूसरा जब संक्रमण हो चुका हो तब भी। तो समझाइए कि ये संभावित संकट की रोकथाम के हिस्से में कैसे काम करता है। सबसे पहले मुझे समझाने दें। इज़राइल इज़राइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, सेपी, यूरोपियन यूनियन वैक्सीन हब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्रिस्पर आरटी आदि के साथ हमारे संबंधों के बारे में हम इन संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं और लगातार कर भी रहे हैं, ताकि कहें तो कमरे में मौजूद सबसे बड़ी समस्या को हल किया जा सके। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए पारंपरिक तरीके मेमेलियन सेल लाइंस ही हैं। वे बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं, बहुत कम उत्पादन करती हैं और इनकी लागत बहुत ज्यादा होती है। और अगर आपको कोविड के दौरान याद हो, तो आप जानते हैं यहाँ तक कि अमेरिकी सेना की सप्लाई चेन ने भी कहा था कि यह 1% घातक बीमारी है। अगर यह और ज्यादा जानलेवा होती तो हमारे सामने एक बड़ी तबाही होती। यहीं पर इबोला या हंटा वायरस का संदर्भ आता है। अगर आपके पास 30% घातक बीमारी है और उसे ठीक करने या आबादी की सुरक्षा करने का कोई तरीका नहीं है, तो हमारे पास स्पेनिश फ्लू से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी।
और हमारी C1 टेक्निक एक फिलामेंटस फंगी है। यह एक सूक्ष्म जीव है जो स्तनधारी कोशिका की तुलना में लगभग 10 गुना तेजी से बढ़ता है। इसकी उपज अधिक है। एक बैच की जगह ये 3 बैच चला सकता है और इसमें वायरस नहीं होते जिन्हें जारी करने से पहले हटाना पड़े। तो आप एक पूरी तरह से परिवर्तनकारी गेम चेंजर की बात कर रहे हैं और हम इस पर काम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि यह न केवल वायरस को बांधता और निष्क्रिय करता है, बल्कि यह स्तनधारी कोशिकाओं के समान ही करता है। और ये दिखाया गया है। हैमस्टर और गैर मानव प्राइमेट अध्ययन यूरोपियनों ने कोविड के दौरान चलाए, जिसमें मलेरिया, आरएसवी और 7-8 अन्य एंटीबॉडीज भी शामिल थीं। तो तकनीक ने साबित किया है कि यह न्यूट्रलाइज कर सकती है और मौजूदा मानक पद्धति की तरह बाइंड कर सकती है। सही है। लेकिन अब ये इसे बहुत कम लागत में और बहुत जल्दी बना सकती है। वाह, और ये बहुत जरूरी है। और जल्दी से, इससे पहले कि हमारा समय खत्म हो जाए, चलिए दूसरे के बारे में बात करते हैं। मेरा मतलब है, आप किसी को वैक्सीन नहीं दे सकते जब वे संक्रमित हो चुके हों। आप जो काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य बताइए और अफ्रीका में क्लिनिकल ट्रायल्स से ये कैसे मदद करेगा कि आपकी तकनीक संक्रमित होने के बाद शुरुआत में ही रोक सके। हाँ, हमने अफ्रीका में फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल किया था। साफ तौर पर कहूँ तो इसे आंशिक रूप से इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च द्वारा विकसित किया गया था और वहीं इजराइल में BTG इजराइल और डायटिक के साथ इसका निर्माण किया गया था। और हमने उस वैक्सीन को सेप्रा यानी दक्षिण अफ्रीकी नियामक एजेंसी के तहत लाया और उसकी सुरक्षा, सहनशीलता और प्रभावशीलता को साबित किया। लेकिन वो वैक्सीन, जैसा कि आपने भी बताया और मैंने भी बताया, वो इसे होने से रोकने के लिए है। लेकिन एक बार जब ये हो जाता है तो आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की जरूरत होती है। और सच कहूँ तो हमने बार बार यह साबित किया है कि हमारी तकनीक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को तेजी से बना सकती है, कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर सकती है और जल्दी उपलब्ध करा सकती है। तो ये एंटीबॉडीज निष्क्रिय करती हैं और उससे जुड़ती हैं। कोविड के समय राष्ट्रपति ट्रंप भी उन्होंने एंटीबॉडी ली थी, लेकिन एंटीबॉडी तकनीक गति नहीं पकड़ पाई। वायरस जल्दी म्यूटेट हुआ, तकनीक इतनी धीमे थी कि साथ नहीं चल पाई। अगर चल भी पाती तो भी सिर्फ 1 या 2% आबादी को ही मिलती। तो यह एक संभावित आपदा की तरह है जो सामने आ सकती है, और इबोला तो बस एक चेतावनी है। इबोला था, मंकी पॉक्स था और आप जानते हैं हंटा वायरस भी है। तो एक तरह से हम एक घातक वायरस से बस एक म्यूटेशन दूर हैं। हमें तैयार रहना चाहिए। इजराइल, अमेरिका और यूरोप की सरकारों को आपके मैन्युफैक्चरिंग तरीके को सपोर्ट करना चाहिए। यही असली मुद्दा है। बिल्कुल। आप AI से सब कुछ खोज सकते हैं, हाँ, लेकिन आप इसे जल्दी और तेजी से बनाने के लिए सेल लाइन के बिना नहीं बना सकते। ठीक है। स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। आपने इसे समझना आसान बना दिया, जबकि ये जटिल जीव विज्ञान है। मार्क M. फर्ब, डायादिक इंटरनेशनल के संस्थापक को धन्यवाद।